ठीक है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टू। तो अगर जब हम स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में इसको 1 लेना होता है, इसको भी 1 लेना होता है, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। तो अपन क्या करेंगे, जब हम स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों तो हमेशा ही 1 होंगे। जब ये 1 होंगे तभी तो उसे ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। तो अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड द कंसंट्रेशन, क्योंकि वो तो हमेशा ही 1 होता है। सो specific optical rotation is independent is independent of length of the tube and of length of tube and concentration, because दोनों ही हमेशा 1 होंगे तो उसमें डिपेंड नहीं करेगा वो। परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब तो इन दोनों से इंडिपेंडेंट रहेगा। सो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन। ये दोनों हमेशा ही 1 होंगे। अगर दोनों ही हमेशा 1 होंगे तभी अपन उस रोटेशन को स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन बोलेंगे। But it depends on the temperature at which the optical rotation is calculated। मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब मॉलिक्यूल को टकरा रहा था तो वो किस टेम्परेचर पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अगर एनर्जी ऑफ द वेवलेंथ ज्यादा होगा तो रोटेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाला लाइट अगर हिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। बट इट डिपेंड्स ऑन बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ लैम्डा, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। सो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, अगर टेम्परेचर और वेवलेंथ की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मॉलिक्यूल पहले से ही मतलब मूव कर रहा होगा और रोटेट कर रहा होगा। तो इस सोल्यूशन में अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो रोटेशनल एनर्जी भी होगी उसके पास, और राइट ना, वाइब्रेशनल भी होगी, तो रोटेट पहले से कर रहा होगा ज्यादा अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा। स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन विल आल्सो डिपेंड ऑन, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम हो जाएगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम हो जाएगा। एनर्जी कम होगा तो अभी अपन ने एनर्जी से कोरिलेट किया उसे, तो बोल रहे दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एंड दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन जो है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यहाँ पर अपन ने यही तो लिखा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो उस टाइप से अपन बता सकते हैं। अब इतना कि भाई ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन का क्या। जब हम ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन करते हैं तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब हो गया ये हम रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑप्टिकल रोटेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हमने एक सोल्यूशन बनाया, लेंथ ऑफ द ट्यूब हमने सब्स्टिट्यूट किया, जरूरी नहीं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि वो 1 हो, कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि वो 1 हो, देन इन दैट केस विल से दैट कि उसको अपन कहते हैं क्या, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। तो इसको और इसको, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये दोनों से तो इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूं और वेवलेंथ ले लेता हूं, सपोज कोई भी एक लाइट को चूज कर लेता हूं, मैंने ब्लू लाइट को लिया, तो ब्लू लाइट के केस में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सभी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन वही आएगा, फिक्स रहेगा। मतलब अगर अपन अज्यूम कर ले कि एक मॉलिक्यूल मेरे पास गिवन है 2 ब्यूटेनॉल,
तो 2 ब्यूटेनॉल का ऑप्टिकल रोटेशन सपोज कर लेते हैं पर +13 है, तो फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और सपोज करते हैं अपन की भाई वेवलेंथ अपन ने ले लिया ब्लू लाइट का वेवलेंथ। सो ब्लू लाइट का वेवलेंथ इज सपोज 680। तो इतना वेवलेंथ पे ब्लू लाइट में अपन इसको वेवलेंथ क्योंकि उसका भी रेंज होगा तो अपन ब्लू लाइट ले लेते हैं बस, एग्जैक्ट तो नहीं लेगा। तो ब्लू लाइट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्यूब ब्यूटेनॉल का ऑप्टिकल रोटेशन हमेशा यही रहेगा, देन दैट इज। और अगर इसमें भी अपन ने ये कैलकुलेट किया है L इक्वल टू 1 और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1, तो उस केस में अपन कहेंगे दिस विल बी द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। अब अपन कहेंगे ठीक है, इसी टेम्परेचर पे इसी लाइट के साथ अगर मैं सपोज इसका कंसंट्रेशन चेंज कर देता हूं, तो फिर अगर आप कंसंट्रेशन को 1 ग्राम पर ml से चेंज करोगे तो मैं कहूंगा उस केस में देन इट विल बिकम द ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। तो वो कितना होगा, तो अपन कहेंगे यहाँ 13 सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि मुझे पता था जब ये 1 और 1 था तो मुझे पता था ये 13 आता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करके बता दूंगा व्हाट विल बी द ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन में क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब और कंसंट्रेशन 1 होना कंपलसरी नहीं है। टेम्परेचर और लाइट के वेवलेंथ को जनरली वो चेंज नहीं करते। वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कम से कम हमें पता रहे कि भाई कोई तो ऐसा फैक्टर है जिसपे ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करेगा। सो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन इज कैलकुलेटेड at different concentration and length of the tube of tube। तो अपन कहेंगे ठीक है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। मुझे एक क्वेश्चन गिवन है, द ऑप्टिक कैलकुलेट द ऑप्टिकल रोटेशन, कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन of 2 butanol present in polarimeter tube अपन ने polarimeter tube ले लिया that is equal to support 10 centimeter and 20 ml of 0.2 molar solution। So polarimeter contains, अपन ने length of the tube भी लिख लिया और concentration भी लिख लिया। Given the specific optical rotation of that 2 butanol is 30 डिग्री, ये अपन को कहना है +30 डिग्री। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई हम लिख लेंगे इसको, आंसर कैलकुलेट करना है अगर मुझे ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन के लिए तो मैं कहूंगा मुझे थीटा गिवन, थीटा इज इक्वल टू होता है दैट इज थीटा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय L इनटू दैट इज कंसंट्रेशन। तो सो वी कैन से दैट अगर अपन लिखेंगे ये तो फॉर्मूला हो गया अपने पास, दिस इज स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। तो थीटा मुझे गिवन है 13, ये मुझे कैलकुलेट करना है ऑब्जर्व्ड और डिवाइड कर लेता हूं मैं किससे, लेंथ ऑफ द ट्यूब। अभी लेंथ ऑफ द ट्यूब अपन को कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे डेसीमीटर को 10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। तो अपन को मतलब मैंने खुद ही उसको कन्वर्ट कर लिया, अपन को दे दिया उसमें भाई 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास। तो अपन बता देंगे भाई 10 का मतलब हो गया कि अपने पास कितना हो गया, 1 डेसीमीटर। यस, तो वी विल से दैट कि भाई हमें ये गिवन है 1 डेसीमीटर। पक्का? तो क्या करें फिर अपन, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, अपने पास गिवन है डेसीमीटर हो गया तो ये तो 1 हो गया और ये अपने पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सो 20 ml ऑफ 0.2 मोलर अपन को गिवन है। तो
अब अपन को ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलारिटी का, तो अपन मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपन को पता होता है मोलारिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। तो मोलारिटी मुझे गिवन है कितना 0.2, वेट में कैलकुलेट कर लेता हूँ और 2 ब्यूटेनॉल के लिए हो जाएगा, सो विल से दैट ब्यूटेन इज 58 ना, तो ब्यूटेनॉल के लिए C4H10 और O होगा, सो 48 प्लस 10 58 प्लस 16, सो 4 आ गया अपने पास और ये अपने पास आ गया 70। देखना भाई हिमांग 74 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय लिख लेते हैं 20। लो भाई ये आ गया अपने पास, तो अपन वेट कैलकुलेट कर लेंगे, ये अपने पास ग्राम आ जाएगा, तो ग्राम आएगा तो अपन एक बार ग्राम को चेक कर लेते हैं कितना ग्राम आ रहा है, ये जरा जल्दी से चेक करो कितना ग्राम आया। मास देखो जरा जल्दी से, क्योंकि कैलकुलेशन मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी करो। कितना रहा 0.296, चलो भाई एक अपने पास कैलकुलेट करके बताया दैट वेट इज इक्वल टू आया मेरे पास 0.296, तो मेरे पास W आ गया 0.296 इन ग्राम इन 20 ml। तो 1 ml में कितना होगा वो चेक कर लेते हैं अपन, तो अपन को पता चल गया 0.296 डिवाइडेड बाय 20, लो भाई आ गया ग्राम पर ml। कैलकुलेट करते हैं और अपना आंसर बता देते हैं। सो आई विल राइट दैट दिस विल बी इक्वल टू, अपने पास आया तो थीटा ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू, देयरफॉर थीटा ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, दैट विल बी इक्वल टू, विल से दैट 13 into 0.9296 ऑलमोस्ट 3 हो गया और डिवाइड कर लूंगा मैं 20 से, लो भाई अपना आंसर आ गया। देख लो अब, मैंने ग्राम पर एमएल लिया था तो ग्राम पर एमएल में अपने पास आ गया। कितना आ गया आंसर अपने पास 0 पॉइंट, कितना आया अपने पास आंसर, देखो भाई कैलकुलेट करो। कितना आ रहा 0.924, ठीक है भाई, तो फिर 0.1924 आ गया अपने पास, ये ऑब्जर्व रोटेशन आ गया अपने पास, दैट इज द वैल्यू, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट। अब अपन कहेंगे देखो भाई, जैसे मैं आपको बता रहा था ना लास्ट टाइम, ये तो ऑप्टिकल रोटेशन आ गया अपने पास कि दिस विल बी द ऑप्टिकल रोटेशन, अगर आप उसका इतना कंसंट्रेशन लेते हैं 20 ml लिया आपने पॉइंट, तो ये आपका कैलकुलेशंस है जो आपको गिवन होगा, और स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन मोस्टली अपन को क्वेश्चन में गिवन ही होता है, क्योंकि उसे हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं बस। अब लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि भाई ठीक है, अगर मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में मैंने चेक किया कि भाई अब इसमें तो अपन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो वैल्यू होगी ना, ये वाली 13 वाली वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू तो सिर्फ हम पोलैरिमीटर में डाल के इन दोनों को 1 1 लेके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू अपन को कैलकुलेशन में दे सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो अपन सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू कैलकुलेशन के लिए अपन को इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अपन को गिवन होगा क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन से अपन चेंज कर सकते हैं। भाई हम हमारे बस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना ही तो होगा, बाकी एक्सपेरिमेंट में थोड़ी अपन कुछ कर सकते हैं। भाई लाइट आया, उसमें मतलब जो रेक्टेंगुलर होल था उसको रोटेट करके इधर मतलब वो रीडिंग थे, ऐसे अपन ने रीडिंग बना रखे थे, इस पे रीडिंग थे, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपन ने बना रखा था भाई कि भाई रोटेशन होगा, इधर क्लॉकवाइज हो सकता है, इधर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है दूसरी तरफ।
अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, जैसे आप रोटेशन की बात कर रहे थे, तो अगर जैसे अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि मान लो सर ऐसे ऐसे लाइट आया, प्लेन बोल रहे हैं, इससे मैक्सिमम इंटेंसिटी से इधर अपन को ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल ने लाइट को रोटेट किया और वो लाइट ऐसे रोटेट कर दिया, तो भी तो मुझे ऐसे दिखेगा कि भाई उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं हुआ, जैसे अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि देखो, एक्चुअली में जब अपन इसमें कंसंट्रेशन और जैसे अपन ने लेंथ ऑफ द ट्यूब लिखा था, लेंथ ऑफ द ट्यूब अपन ने यहाँ पर बना रखा था, ऐसे लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो ऐसे नहीं करेंगे अपन की, अगर अपन ने एक बार कंसंट्रेशन, एक बार इसको चेक किया और लाइट को पोलरिमीटर ट्यूब में और बता दिया ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, अपन कुछ और पार्ट भी चेक करेंगे। वो कैसे, अपन कहेंगे पहले इसका कम से कम 2 कंसंट्रेशन पे तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर मान लो किसी कंसंट्रेशन पे ये ऐसे हो गया, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से ऑब्वियस सी बात है रोटेशन का वैल्यू थोड़ा चेंज होता है, बिकॉज पार्टिकल जितने ज्यादा लाइट के प्लेन में आएंगे, लाइट के पाथ में जितने ज्यादा पार्टिकल इसमें आएंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल लाइट के पाथ में आएंगे उतना ज्यादा रोटेशन होगा। तो अपन कहेंगे ऐसा तो नहीं कि इतने पार्टिकल्स लाइट के पाथ में आ गए कि वो 180 रोटेट हो गया, मतलब ऐसे रोटेट हो गया, लाइट के पाथ में इतने पार्टिकल्स आ गए कि वो ऐसे रोटेट हो गया। तो अपन कहेंगे एक बार कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, लाइट के पाथ में कम पार्टिकल्स आएंगे, अगर पार्टिकल्स कम आएंगे लाइट के पाथ में तो रोटेशन भी कम होगा। तो अपन क्या करेंगे, हम रोटेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन को चेंज कर, हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे, पार्टिकल लाइट के पाथ में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो रोटेशन भी होगा। अब हमको एक बात और पता है, मान लो ये नीडल अपन ऐसे बना रहे हैं, हमें एक और बात है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मान लो मेरे पास ऐसे आया, इधर अपने पास ऐसे आया, ये रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आ रही है मेरे पास, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग ऐसे आ रहा है या फिर ये रीडिंग एंटी क्लॉकवाइज इधर ही आ गया। तो अपन क्या करेंगे, इसलिए फिर अपन कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करने से ये रीडिंग अगर ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आया होगा ये वाला रीडिंग, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ये रीडिंग ऐसे आएगा, लेकिन अगर ये रीडिंग ऐसे आया होगा तो कंसंट्रेशन चेंज करने से ये रीडिंग ऐसे आएगा। भाई कंसंट्रेशन चेंज करना, कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं मैं मान लो, तो पहले अपन को ये नहीं पता ना कि ये रीडिंग ऐसे रोटेट करके इधर तक आया है, ये सिर्फ ये रीडिंग इधर तक आया है, तो वो अब मुझे कैसे पता चलेगा, तो अपन कहेंगे कंसंट्रेशन कम कर, अगर ये वाला पाथ, ये वाला नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ होगा तो कंसंट्रेशन चेंज करने से ये रीडिंग इधर कहीं आएगा, तो ऑप्टिकल रोटेशन कम होगा। और अगर वो ऐसे आया है तो रीडिंग चेंज करने से ये वैल्यू इधर, तो मतलब इधर की तरफ बढ़ेगा, तो अपन कहेंगे नहीं, कंसंट्रेशन चेंज करने से बढ़ थोड़ी सकता है, इसका मतलब है वो ऐसे आया होगा, क्योंकि वो इधर की तरफ शिफ्ट होता है। हाँ तो अब अपन से पूछा व्हाट इफ 360 डिग्री रोटेट हो गया, तो होने दो, कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कंसंट्रेशन चेंज करो, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अपन डिफरेंट कंसंट्रेशन पे भी कैलकुलेट करेंगे, ताकि अपन को पता रहे कि भाई 360 डिग्री रोटेट हुआ तो वापस कंसंट्रेशन से, तो कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इधर या उधर तो जाएगा ना कहीं, तो अपन को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसका मतलब ये हुआ सर कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से ऑप्टिकल रोटेशन डिक्रीज होगा, तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन is directly proportional to the concentration. Observed optical rotation will be, अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब बढ़ाएंगे तो ज्यादा पार्टिकल पाथ में आएंगे, कम करेंगे तो भी ऑप्टिकल रोटेशन कम होगा ऑफ ट्यूब। वो तो यहीं से दिख रहा है अपन को, भाई ये वैल्यू तो आप कांस्टेंट ही रखते हो ना, ये तो बोलते हो आप जब ये 1 और ये 1 होगा तो ये तो एक तरीके से कांस्टेंट हो गया ना, इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट होता है, आपने लिख के बताया।
तो अगर ये कांस्टेंट है तो भाई सीधी सीधी बात है, फिर तो अपने लिए ऐसे हो गया a अपॉन बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। तो अपन कहेंगे अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट। तो वो तो अपन को यहीं से दिख रहा है कि भाई उसी के बेसिस पर लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो वी गॉट दैट कि भाई हमें ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन में क्या करना है। एक्सपेरिमेंट में अपन को बस इस टाइप के कोई कैलकुलेशंस होगा, उसमें आपको बस मोलारिटी वाला पार्ट ध्यान रखना है कि आपको ये ग्राम पर ml में यूज करना है, इसको डेसीमीटर में यूज करना है, जो भी मुझे गिवन होगा मुझे डेसीमीटर में लेके आना है उसे। तो वो चीज को आप ध्यान रखना, बाकी इसमें और कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं। अब हमारे लिए तो ये होगा ठीक है सर, हमें सिर्फ मॉलिक्यूल को निकालना होता है, मॉलिक्यूल को लेना होता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन बना के पोलरिमीटर ट्यूब में डाल देना होता है, और उसके बाद पोलरिमीटर ट्यूब में हमें ऑब्जर्व करना आना होता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे कि वो करेक्ट वैल्यू आए। जैसे अपन कहेंगे कि भाई देखो, अपन कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी का भी ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू जो है वो 180 से ज्यादा होगा, या तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट करे या फिर नीडल इधर डिफ्लेक्ट करे, हम इतना ही कंसंट्रेशन रखेंगे कि उसका जो डिफ्लेक्शन है वो 180 से कम रहे। आपका अगर सपोज 270 आ रहा है तो अपन करेंगे और कंसंट्रेशन कम करो। हम तब तक कंसंट्रेशन कम करते रहेंगे जब तक कि वैल्यू अपना कहां ना आ जाए, 180 से कम ना आ जाए। जब 180 से कम आएगा तो ही बताऊंगा कि दैट इज द करेक्ट वैल्यू, कि वो किस तरफ रोटेट किया होगा। तो आप कंसंट्रेशन को चेंज करके अपना वैल्यू हमेशा 180 से छोटा ही रखना। तो अगर 270 गिवन है तो क्या करना चाहिए, तो अपन कहेंगे कंसंट्रेशन कम करो और इसको इतना लेके आओ कि मतलब वो 180 से छोटा हो जाए। क्योंकि 180 से छोटा होगा तो अपन को परफेक्टली पता होगा ना कि वो इधर वाला रोटेशन है या इधर वाला रोटेशन है, उससे कम नहीं करेंगे। तो 180 से बड़ा तो अपन वैसे भी नहीं बताने वाले रोटेशन। अदरवाइज कंसंट्रेशन कम करो या लेंथ। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब जनरली कम नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टील का ट्यूब होता है, जो ले लिया तो ले लिया फिर एक बार। सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब हम बार बार तो हमें एक्सपेरिमेंट तो नहीं मिलने वाला अभी कि भाई ये लो एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अब अपन चेक करते हैं व्हाट आर द कंडीशंस इन अ मॉलिक्यूल जिससे कि अपन ये बता पाए कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। वो अपन बताना चाहते हैं कि भाई अब आप कंडीशन बता दो मुझे कि जिस कंडीशन में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो अपन को भाई अब एक्सपेरिमेंट तो करने मिलने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करें। तो अपन क्या करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन है, आप तो ये बता दो मुझे कि दीज आर द कंडीशन जिसमें अपन ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं मॉलिक्यूल को। तो चलो देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन लिखेंगे जैसे अपन ने कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिखा था, वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिख लेंगे भाई कि व्हाट आर द कंडीशन जिसमें अपन मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन कंडीशन जिससे कि अपन बता पाएंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो चलो कंडीशंस की बात। कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर ऑप्टिकल, हमें बस यही कंडीशन देखना है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो इससे अपन बता देंगे कि व्हाट आर द कंडीशन इन व्हिच मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है तो व्हाट आर द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन होता है इफ 4 different groups are attached to an atom। अब जनरली इसमें कार्बन लेते हैं, कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, जनरली कार्बन एटम इन अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, then molecule is always optically active, molecule is always optically active।
ऑप्टिकली एक्टिव। तब वो मॉलिक्यूल को अपन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में मतलब अपन को ऐसे अगर गिवन है, मेरे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, एक ऐसे CH3 ले लेता हूँ, और एक अपन ले लेते हैं ऐसे, दैट इज सपोज करता है कि Cl ले लिया और एक अपन ने ले लिया सपोज दैट इज OH। तो इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है इन अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, तो अपन उसे बोलते हैं दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। वो एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। So if 4 different group are attached to an atom in a regular tetrahedron, so if the 4 different group, after 4 different group are attached to an atom, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो ऐसा भी हो सकता है, इससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है और ये sp3 है। अब sp3 है तो अपन को पता है कि भाई sp3 होगा तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन तो है, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो। अपन ऐसे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है फास्फोरस एटम, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब रेगुलर इसलिए लिखा हुआ है कि भाई जरूरी थोड़ी है कि ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स होंगे, बट टेट्राहेड्रॉन तो है इसलिए रेगुलर बॉडी यूज कर दिया। एक पॉइंट, मतलब अगर ऐसा है तो हमेशा अपन बता देंगे दैट विल बी ऑप्टिकली। अब फिर इसमें था कि molecule must not have any element of symmetries right na, so must not have any element of symmetries। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री and axis of symmetry। So molecule must not have plane of symmetry, center of symmetry and axis of symmetry। कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन से दो सिमिलर ग्रुप में डिवाइड नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल मस्ट नॉट बी डिवाइडेड इनटू two similar group through any plane, that is called plane of symmetry। तो अपन ये सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है दैट इज, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो देखते हैं अपन ने, और अपन ने लिखा है मस्ट नॉट हैव। तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। द गिवन मॉलिक्यूल और राइट ना, द गिवन मॉलिक्यूल is divided through, अब प्लेन बोल रहे हैं तो 2 डायमेंशनल प्लेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन 2 सिमिलर parts exactly mirror image of each other,
mirror image of each other, उसको कहते हैं अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर में अपन क्या कहेंगे कि देख भाई ऐसे तो नहीं होगा कि जैसे अपन इसको ले लें तो इसको मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसे इधर ब्लैक दिख रहा है इधर ऐसे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं यहां से तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। वाइट इज सो इधर मैं लिखूंगा तो ये कैप का ये वाला पार्ट दिख रहा है, इधर नहीं होगा अगर ऐसे कट करूंगा दो पार्ट में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया कि भाई मॉलिक्यूल को आप एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करो और दोनों ही पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिखने चाहिए, देन इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। चेक करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अब अपन को क्या करना है कि भाई मतलब मॉलिक्यूल किसी भी प्लेन से अपन अगर कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अगर हो रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसमें, जबकि अपन ने मस्ट नॉट भाग लिखा। मेरे पास एक एग्जांपल है ऐसे, तो अपन कहेंगे ये मॉलिक्यूल तो इस पार्ट से डिवाइड हो जाएगा दो इक्वल पार्ट में, इधर और इधर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जनरली अपन क्या अज्यूम करते हैं कि जिस प्लेन से आपने मॉलिक्यूल को कट किया है ना उस प्लेन के ग्रुप और एटम से ग्रुप और एटम को भूल जाओ। अब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट देखो क्या वो एक जैसा है क्या, तो अपन कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ये दोनों आपस में मिरर इमेज जैसे हैं। तो अपन चेक करेंगे कि जिस टू डायमेंशनल प्लेन से आप मॉलिक्यूल को कट कर रहे हो वो टू डायमेंशनल प्लेन के ग्रुप और एटम को भूल जाओ। अब आप देखो क्या मॉलिक्यूल में दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप और एटम दिख रहे हैं, एग्जैक्टली मिरर इमेज दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इधर वाला पार्ट ये और इधर वाला पार्ट ये एग्जैक्टली सेम प्लेन में, एक तो वो दिख रहा है अपन को एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट दिख रहा है मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो अपन इस प्लेन से कट करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा दिख रहा है। और इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब यहां से भी मैं सिमेट्रिक दिखा सकता हूं इसको, दूसरा प्लेन से भी सिमेट्रिक दिखा सकता हूं। दूसरा प्लेन से सिमेट्रिक होगा कि भाई आप इसी को, क्योंकि ये सारे एटम जो कार्बन एटम है हाइड्रोजन एटम है दे आर इन द सेम प्लेन, स्क्वायर प्लेन है जैसे, ये भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है ना। अगर अपन चेक करेंगे तो वो पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है, जैसे अपन चेक कर लेते हैं ऐसे। तो अगर ऐसे प्रेजेंट है, इधर CH3 गिवन है, इधर CH3 गिवन है आपको, इधर दोनों हाइड्रोजन है, तो अपन कहेंगे ये सारे एक ही प्लेन में तो प्रेजेंट है, तो इसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लो। इधर भी कुछ नहीं दिखेगा, इधर भी कुछ नहीं दिखेगा, देन इट विल बी द प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको भी अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दो तरफ से, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें तो है। तो फिर अपन लिखेंगे, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो, अगर मान लो ऐसे लिखा मैंने, तो अपन कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे बता सकते हैं क्या? तो ऐसे मना कर देंगे अपन। मना क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। अगर हाइड्रोजन इधर है तो उसका मिरर इमेज बनाने के लिए दूसरा हाइड्रोजन इधर होना चाहिए, तभी उसको बताता मैं। उधर है तो इधर भी, इधर तो ऐसे हो रहा है कि इधर ये दिख रहा है और इधर ये दिख रहा है, तो वो प्लेन थोड़ी हुआ, तो अलग अलग हो गए ना।
भाई इधर इसका मिरर इमेज इसी से दिखना चाहिए और इसका मिरर इमेज इसी कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इधर से तो वैसे भी नहीं था, लेकिन इसमें इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये सारे ग्रुप एक ही प्लेन में है जैसे इसमें थे। इसमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। है ना, वो वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। तो इसका अगर एक भी प्लेन से प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा फ्रॉम एनी प्लेन, ये हमारी मर्जी नहीं कि हम किस प्लेन से उसको कट करेंगे, वो किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो अगर मान लो मैं कोई मॉलिक्यूल ऐसे लिख लेता हूं, मेरे पास ऐसे लिखा है, और इसमें चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक बी आर इधर लिखता हूं और एक बी आर इधर लिखता हूं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सारे वन ही प्लेन में हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? अरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बोलना ही पड़ेगा ना, एक ही प्लेन में। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बोलना ही पड़ेगा ना, एक ही प्लेन में। हाँ, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है? ये वाला। थर्ड वाले में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ये वाला था। दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑल द एटम्स आर इन द सेम प्लेन। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा अपन को, और एग्जैक्टली मिरर इमेज दिखेगा अपन को। हम जिस प्लेन से मॉलिक्यूल को कट करेंगे उस प्लेन के ग्रुप और एटम हमको नहीं दिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। राइट, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें भी है, वो क्यों? सारे ही एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब सारे एटम एक ही प्लेन लाई करेंगे, इसके तो सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर है। तो बेंजीन रिंग प्लेनर, दोनों आपस में प्लेनर। अब क्या, बी आर और बी आर अटैच करोगे तो वो भी एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। और मॉलिक्यूलर प्लेन इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी जैसे था मॉलिक्यूलर प्लेन इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी मॉलिक्यूलर प्लेन इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी मॉलिक्यूलर प्लेन इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई मतलब बड़ा कंसेप्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, सीधी सीधी बात है भाई, हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल गिवन है, उसको हमें सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, खत्म बात। अगर एक किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन से अगर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप क्यूब ले लो, हम मॉलिक्यूल से पढ़ रहे हैं, आप क्यूब ले लो, कोई भी ले लो, हमें क्या पता। भाई अपने पास एक क्यूब है, हाँ तो उसको डिवाइड कर सकते हो ना इस प्लेन से, दो इक्वल पार्ट में, ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दो ऐसे। तो इधर वाला पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इधर हो गया और दूसरी पार्ट उधर, दूसरा पार्ट उधर हो गया, दोनों एग्जैक्टली सेम प्लेन में आ गए ना। तो हमें मॉलिक्यूल में सिर्फ सिमेट्री चेक करना होता है कि किस तरफ से मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ रही है, सो दैट कि वहां से हम उसे डिवाइड कर पाए। दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही हो, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उसमें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही हो, वो कोई भी हो सकता है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब तो बस यही होता है कि मॉलिक्यूल को किसी भी टू डायमेंशनल प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज दिखने चाहिए। तो इसमें तो अपन इसी प्लेन से अगर कट करेंगे तो ऊपर भी कुछ नहीं दिखने वाला, नीचे भी कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो सारे एटम ही एक ही प्लेन में। तो इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मेरे पास ऐसे क्या करें, तो अपन कहेंगे इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लो भाई ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ना, सो इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, सो इट विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो सपोज अपन करेंगे कि भाई अगर मैं ऐसे लिखूं तो अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तो अपन कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब चेक कर लो, किसी भी पॉइंट से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। हाँ, तो रिंग का प्लेन का मतलब ये थोड़ी कि हम किसी भी प्लेन से कट कर दें। अब वो करेंगे रिंग के प्लेन से इसमें कट कर लेते हैं, तो रिंग के प्लेन में ऊपर CH3 दिखेगा, नीचे H है, तो वो थोड़ी प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। इसको जब रिंग के प्लेन से कट करोगे तो ऊपर CH3 दिखेगा, नीचे क्या दिखेगा? हाइड्रोजन। और आपसे मैं कह रहा हूं कि जो ऊपर दिखे वही नीचे दिखना चाहिए, उसी को तो मिरर इमेज बोलते हैं, कि जिस प्लेन से कट करो जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे भी दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्लेन। तो अगर इसको रिंग के प्लेन से कट करोगे तो ऊपर CH3 दिख रहा है और नीचे H दिख रहा है, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे हुई? सिमेट्री के लिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए ना। प्लेन के एक तरफ वाला पार्ट और दूसरी तरफ वाला पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए ना। तो अपन उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, वो आप मुझे बताना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन लिखता हूँ, the following molecules have plane of symmetry। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल दे देता हूँ मैं आपको कि उसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे बता दो। तो एक मेरे पास ऐसे गिवन है,
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह के आता है। Which of the following molecule will have the plane of symmetry? Which of the following molecule do not have plane of symmetry? बताओ। तो चेक कर लें। मैं सोच रहा हूँ इसी में एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, मतलब रादर देन राइटिंग और कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, तो एक दो क्वेश्चन इसी में और दे देता हूँ, है ना। एक दो मॉलिक्यूल और बना देता हूँ तो अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से काफी हो जाएगा। ठीक है। अब उसमें क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट देखना है अपन को। तो पहले वाले मॉलिक्यूल्स में देखते हैं अपन, शुरू करते हैं इसमें, और फिर उसके बाद में आपको ये कैलकुलेट करने का टाइम दूंगा, पहले उसमें देख लेते हैं, फिर मैं इसको कैलकुलेट करने का टाइम दूंगा, अब वेट करना। इसमें अगर चेक करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो एग्जैक्टली एक दूसरे का, मतलब इस कार्बन से इधर भी ये अटैच्ड है CH3 और इधर भी अटैच्ड है CH3, तो इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये वाला पार्ट एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे इधर वाला पार्ट, तो इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें तो है। बी की बात करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये जो अटैच्ड है ना अपने पास, अगर अपन चाहें तो इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे बना के देख सकते हैं। भाई आप एक बार देखो, आपने 4 मेंबर रिंग बनाया है और उसमें आपने लिखा हुआ है ऐसे, एक इधर आपने Cl लिखा है, इधर CH3 लिखा है, इधर आपने CH3 लिखा है और इधर Cl लिखा हुआ है। आप एक प्लेन बनाओ जो रिंग से 90 डिग्री हो,
उस प्लेन में ये चारों ही तो लाई करता है। आप एक प्लेन बनाओ जो रिंग से 90 डिग्री हो। भाई ये 4 मेंबर्ड रिंग हो गया, ये अपने पास ऊपर CH3 हो गया और नीचे Cl हो गया, और यहां अपने पास ये ऊपर Cl हो गया और नीचे CH3 हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं इसी प्लेन से कट करता हूं लाइट से, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो एक जैसा हो जाएगा। आपने बताया ना कि जिस प्लेन से आप मॉलिक्यूल को कट करो उस प्लेन के ग्रुप और एटम्स को भूल जाओ, क्योंकि वो लाइट के प्लेन में होता है। तो ठीक है भाई, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। मतलब ये आपका बी मॉलिक्यूल था इस टाइप से, तो इसमें तो बी में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सी की बात करते हैं, सी में तो देख ही रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई इधर वाला पार्ट जो है, इधर वाले पार्ट का एग्जैक्ट मिरर इमेज है एक दूसरे का। अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए जरूरी नहीं कि किसी भी एटम से ही पास करना जरूरी है प्लेन, और प्लेन कहीं से भी पास कर सकते हैं, तो बस प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है किसी भी प्लेन से मॉलिक्यूल में अपन ड्रॉ करेंगे, तो फिर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें तो अपन को दिख ही रहता है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री था। और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दोनों में Br ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे होगा, इधर भी हाइड्रोजन नीचे होगा, इधर भी हाइड्रोजन नीचे होगा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई हम तो इस वाले प्लेन से कट करेंगे, जरूरी थोड़ी है कि मैं इस वाले प्लेन से कट करूं, मैं तो किसी भी प्लेन से कट करके अगर एक भी प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो है। सी का स्ट्रक्चर ये है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनाओ, स्ट्रक्चर ही तो बना हुआ है सी का। भाई सी का स्ट्रक्चर ही तो बना हुआ है, उसमें क्या स्ट्रक्चर बना सी में, और क्या। एक्चुअल वाला मतलब कौन सा एक्चुअल वाला, ये बना तो है, ये तो बना तो रखा है बनने सी में। अब कौन सा एक्चुअल वाला बनाओ बताओ, कौन सा एक्चुअल वाला स्ट्रक्चर होता है, ये एक्चुअली तो है, टार्टरिक एसिड मॉलिक्यूल है तो स्ट्रक्चर बना रखा है आपने। ओके, तो अपन इसमें बता सकते हैं कि भाई इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक्चुअल वाले में मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, वो टेट्राहेड्रल वाला, तो देख लो उसमें एक ही बात बना देना, दो कार्बन हो गए, ये COH हो गया, दो कार्बन से प्लास्ट, ये हाइड्रोजन हो गए, वो एक्चुअल और इनएक्चुअल कुछ नहीं होता, ये OH हो गया, लो हो गया। अब कौन सा बताओ, मतलब एक्चुअल वगैरह क्या होता है बताओ, हो गया। जैसे बनाना है वैसे बना लो, अगर अपन को एक बार ऐसे दिख रहा है तो ऐसे ही होगा, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुरंत समझ में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं तो थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आ जाता है अपने पास, तो अपन को ये समझ में आ गया कि भाई तो ऐसे plane of symmetry बनाना है। अब अगर हाँ यहां से पास करते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था इसमें, अगर यहां से पास करोगे तो यहां से नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाइट क्यों, क्योंकि एक Cl ऊपर है एक Cl नीचे है, अगर इधर ऊपर है तो इधर भी ऊपर ही दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं होता। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस प्लेन से है, इस प्लेन से नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही इस प्लेन से होगा ना ही इस प्लेन से होगा,
प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ इस प्लेन से आ रहा है, इसमें उधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। तो हमें तो किसी भी एक प्लेन से चेक करना था, हमने चेक कर लिया, और जिस प्लेन से हमें दिख रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री वही तो लगाएंगे। अपन ये थोड़ी बताते रहेंगे नहीं इस प्लेन से नहीं है, इस प्लेन से नहीं है, इस प्लेन, अरे भाई जहां दिख रहा है वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री फटाफट निकालो, वो करेंगे। इन तीनों में बताओ एफ जी एच द प्लेन ऑफ सिमेट्री, एफ जी एच में प्लेन ऑफ सिमेट्री। जी और एच में है, चलो देख लेते हैं। इसकी बात करते हैं पहले। हम सबको इसका स्ट्रक्चर पता है, हम सबको इसका स्ट्रक्चर पता है। इसमें 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स है, सारे बॉन्ड एंगल 90 हैं। तो अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करूं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इस प्लेन से कट करूंगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। भाई इसको थोड़ा सा घुमा लो ना, बी आर ऊपर नीचे हो जाए ऐसे, इसको थोड़ा सा घुमाओगे तो ऐसे बना लो ना इसको, जरूरी थोड़ी है मैं ऐसे ही देखूंगा, मैं ऐसे देख लेता हूँ। भाई इन चारों को जो मैंने बनाया है, चारों को एक ही प्लेन में ले आता हूँ, जो मैंने प्लेन बनाया उन चारों को एक ही प्लेन में ले आता हूँ। सीएल एफ आई और सीएल, दोनों सीएल एफ और आई और सीएल, लो ऐसे घुमा दिया मैंने, इधर बी आर है इधर बी आर है, लो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, जो प्लेन में बता रहा हूँ। सारे बॉन्ड एंगल 90 है, तो उसको मॉलिक्यूल को घुमाने से थोड़ी उसके बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे, लो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं मॉलिक्यूल को तो कैसे भी देख सकता हूँ ना, मेरी मर्जी ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए ऐसे थोड़ी है जैसे मुझे दिख रहा है बस वैसे ही होता है, नहीं, इसमें 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स है। मैं किसी भी प्लेन से देख सकता हूँ, मैं इस वाले प्लेन से देख सकता था, इस वाले प्लेन से चेक किया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर एफ है और नीचे सीएल है। मैंने इस वाले प्लेन से चेक किया तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, ये वाला प्लेन भी बनेगा, ब्लू वाले में भी नहीं है, क्योंकि ब्लू वाले के प्लेन को देखूंगा तो इधर आई आएगा इधर सीएल आएगा, तो उसमें भी नहीं। लेकिन बी आर ये 180 पे था ना, मैं इससे बना सकता था, तो मैंने बना। अब इसकी बात करते हैं, सेकंड वाले की बात। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा तो अगर मैं इधर से चेक करता हूं तो इधर NH है और इधर O है, नहीं है। भाई इधर से चेक करूंगा तो इधर NH होगा और इधर OH होगा। मिरर इमेज का मतलब अपन को पता है ना, जो इधर दिखेगा वो इधर दिखेगा। अब ऐसे थोड़ी होगा, अपन मिरर के सामने खड़े हैं, मेरा सिर ऊपर दिख रहा है मिरर में लेकिन मेरा सिर नीचे, पैर थोड़ी ऊपर दिखेंगे, पैर भी तो नीचे ही दिखेंगे ना मिरर में, तो जो जहां है वहीं तो दिखेगा मिरर में। तो अपन कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री
इधर से तो नहीं है, तो इधर से चेक कर लेता हूं ऐसे, तो अपन कहेंगे इधर से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के इधर मुझे सी डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, क्योंकि इस तरफ सी डबल बॉन्ड है, तो उधर भी सी डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, इधर भी नहीं, इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। क्यों? क्योंकि इधर मुझे NH दिख रहा है, इधर O दिख रहा है, जबकि इस वाले कार्बन पे इधर देखूंगा तो इधर O और इधर NH, मतलब कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही। यहां से चेक करूंगा तो कहूंगा सेम रीजन, अगर NH के इधर सी डबल बॉन्ड है तो इधर भी जो इससे वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है उस पे सी डबल बॉन्ड है, तो इसका भी वेरी फर्स्ट एटम पे सी डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो नहीं है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से भी नहीं है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ही नहीं इसमें। तो भाई अब इसमें अपन को कहा गया कि मॉलिक्यूलर प्लेन बता दो सर, मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं होगा क्या? बताओ भाई इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में ले लें अपन तो ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है, तो अपन कहेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक ही प्लेन में होना जरूरी है। फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो हो जाता। तो अपन कहेंगे अच्छा इनमें रेजोनेंस अज्यूम कर लें, तो ऐसे रेजोनेंस अज्यूम कर लें तो अपन टॉटोमेरिज्म अज्यूम कर लें तो हाँ, तब भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये दोनों तो sp3 रहेंगे ही रहेंगे ना। भाई रेजोनेंस अज्यूम करोगे तो इसका अज्यूम करोगे ना, इसके साथ टॉटोमराइज होकर रुक जाएगा, और टॉटोमरिज्म तो होके रुक जाएगा, टॉटोमराइज होके रुक जाएगा, इसलिए इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी। अब इसकी बात करें तो हाँ, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इसलिए तो बता रहे हैं कि वो मतलब नहीं होगा, आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, टेट्राटल होने की वजह से आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन एक ही तरफ से होगा ना किसी। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है H में? H वाले में अपन कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई एक मतलब NH से अच्छा रेजोनेंस होगा ना, क्योंकि NH इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए ऑक्सीजन की जगह अपन NH से करेंगे अगर कॉन्जुगेशन करना है तो, क्योंकि वो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा ना फिर, इसलिए वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल है ना नाइट्रोजन से, इसलिए उसका रेजोनेंस बता रहा हूं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कैसे? ये वाला, अब जिस प्लेन में अपन कट करेंगे उस प्लेन के एटम और ग्रुप तो लाइट के प्लेन में होते हैं, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम दिख रहा है भाई। अब जैसे इधर सी डबल बॉन्ड था, इधर भी सी डबल बॉन्ड था, तो अपन बात कर रहे थे कि इससे NH अटैच्ड है, इससे वो अटैच्ड है, लेकिन हम तो प्लेन ही यही ले रहे हैं, हम तो फिर इस तरफ NH अटैच्ड है, इस तरफ OH अटैच्ड है, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा अपने पास, नहीं आएगा। इधर तो OH O अटैच्ड है, उधर NH अटैच्ड है, तो भाई इससे तो नहीं आया, तो पहले मैं हटा देता हूँ इसको ना, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी इसका आंसर नहीं बताया मैंने, इससे नहीं है, पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ उसके बाद। अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करूं
हाँ फिर Cl और Br होगा, इससे भी नहीं है। अगर मैं इससे कट करूं तो इधर ऑक्सीजन है इधर नहीं है, नहीं आएगा। अगर मैं इससे कट करूं तो इधर NH है उधर C है, नहीं आएगा। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा, क्योंकि इधर Cl और इधर Br आ गया ना, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा। मुझे लगा आ जाएगा कि भाई इधर अगर इधर ऑक्सीजन और इधर NH होता, इधर भी ऑक्सीजन और इधर NH होता तो आ जाता, लेकिन इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा। तो इसके लेफ्ट में NH है और इधर O है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। इधर से भी कट करेंगे तो NH NH है, O है, लेकिन इधर Cl और Br है, तो नहीं आएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दैट। तो ये होता है अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट। मेरे ख्याल से आपको मतलब किसी भी प्लेन से मॉलिक्यूल को डिवाइड करना ये देखना होता है आपको। अब अपन चेक कर लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट। व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट ना, तो एक बार अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट को देख लेते हैं और फिर अपन एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। एक्चुअली मैंने ये सिमेट्री एलिमेंट की वजह से ही थोड़ा सा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रोका था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मुझे इनकी जरूरत थी। व्हाई नॉट फ्रॉम ClBr प्लेन? हाँ तो ClBr प्लेन में कहा था, अपन से पूछ रहा है कि व्हाई नॉट Cl एंड Br प्लेन। हाँ तो देख लो, इधर भी कहा था, इधर Cl था इधर Br था, तो इस प्लेन से अगर कट करूंगा तो इधर ऑक्सीजन है और इधर NH है, तो प्लेन कैसे हो गया वो सिमेट्री? फिर तो सिमेट्री नहीं आएगा ना। ClBr के प्लेन से कट करूंगा तो भी नहीं है ना सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आ गया क्या करना होता है। अब अपन चेक करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमें क्या करना होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री में दैट इज कि भाई आपको व्हेन an axis is extended in opposite direction from the center of molecule, direction in all opposite directions from center of molecule then if we get same atom or molecule in all directions at equal distance, at equal opposite distance, then it has center of symmetry. मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मुझे क्या करना होगा, एक मॉलिक्यूल के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा एक्सिस मॉलिक्यूल के सेंटर से। तो अपन मॉलिक्यूल के सेंटर से अपन एक्सिस ड्रॉ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप या एटम ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए, सेम ग्रुप और एटम एट इक्वल डिस्टेंस। अगर एक ऐसे हो जाएगा और दूसरा ऐसे हो जाएगा तो फिर मैं उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने इक्वल डिस्टेंस भी कहा, यहाँ डिस्टेंस छोटा है यहाँ डिस्टेंस बड़ा है, तब नहीं बोल पाऊंगा। आपने कहा सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में जहां जहां एटम होंगे वहीं ड्रॉ करेंगे अपन। तो सभी डायरेक्शन में आप अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक्सिस एक्सटेंड करो, अगर सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलते हैं, इधर भी इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, इधर लेकिन अलग था, तो अपन Br को थोड़ा ऐसे बना देते हैं, Cl को भी बना लेते हैं, थोड़ा सा वैसे लग रहा है, तो इधर Cl है और इधर Br है ऐसे,
तो अपन कहेंगे फिर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल के सेंटर से अपन ने ड्रॉ किया एक्सेस, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो चलो पहले अपन एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ, मैंने सिर्फ आपको वो जो वर्ड्स में लिखा हुआ है उसका मीनिंग बताया हुआ है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल सपोज मैंने ऐसे लिखा, तो अपन कहेंगे इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल का सेंटर ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेस ड्रॉ करूंगा तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। अगर दोनों जगह CH3 है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, इधर भी H है उधर भी H है, तो इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, तो क्या मैं इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूं? तो अपन कहेंगे इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, क्योंकि एक Br इधर है और एक, जनरली अपन को वही देखना होता है जो ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन और वो होते हैं, क्योंकि बाकी तो आ ही जाएगा ना अपने पास। अब इधर ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्रिक है ही, ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी सिमेट्रिक दिख रहा है, तो उस टाइप से तो आ ही जाएगा। तो जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं अपन को वो चेक करने होता है, ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर अपने पास कोई ग्रुप ऐसे गिवन है, मान लो अपने पास 4 मेंबर रिंग है, तो इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, तो अपन कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो अपन कहेंगे यहां सेंटर से ये ऊपर की तरफ एक्सेस ड्रॉ करते हैं और यहां पर नीचे की तरफ एक्सेस ड्रॉ करूंगा तो Cl है। बट हॉरिजॉन्टल विल नॉट बी द मिरर इमेज इनटू, कौन सा मिरर इमेज? किसने कहा? इधर कहां लिखा हुआ है मिरर इमेज? सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ रहे हैं, मिरर इमेज कहां से आया? मिरर इमेज की कौन बात कर रहा है? हम तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, और ये डेफिनेशन सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए बता रखा है मैंने कि कैसे देखना होता है। तो मिरर इमेज की बात कहां की मैंने कि कहां मिरर इमेज है? प्लेन ऑफ सिमेट्री की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, बोलो, ठीक है ना? तो मैं तो सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की बात कर रहा हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें Cl के रिस्पेक्ट में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और इधर CH3 भी है, तो वो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया तो मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, राइट? अब अगर मान लो मैंने ऐसे चेक किया, मैंने ऐसे लिखा, मेरे पास ऐसे लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर Cl लिखा, यहाँ भी Cl लिखा, और यहाँ पर Br लिखा, और यहाँ पर CH3 लिखा। अब चेक करते हैं, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इधर से मैंने ड्रॉ किया तो इधर Cl है, इधर भी Cl है, Cl के रिस्पेक्ट में तो है। इधर मैंने ड्रॉ किया तो इधर तो मेरे पास Br आया, और इधर CH3 है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें नहीं। मुझे सभी डायरेक्शन में सेम चाहिए, आपने कहा तो एटम इन ऑल डायरेक्शन एट इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस, एट ऑल डायरेक्शंस बोला था सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। आपने ये नहीं कहा था कि एक ही डायरेक्शन में अगर मिले आपको तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बता देना, आपने कहा था सभी डायरेक्शन में मिले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बताना। तो फिर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब बिल्कुल वैसी होगी जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं अपन भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर पॉइंट तो एक ही होता है किसी भी सॉलिड का या किसी भी मॉलिक्यूल का, एक ही सेंटर प्लेन होगा। तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अपन को तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब ऐसे तो मैंने स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे ड्रॉ करके बताया। अब कुछ एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ, ए बी ऐसे सी और डी अपन ने ऐसे लिखा, इसमें नहीं था सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट ना? अब अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या?
कैलकुलेट करो जरा। चलो जल्दी से ये चेक कर लेते हैं। ई में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा तो इधर से इधर, इधर, इधर से ऊपर ये और नीचे ये, एच ऊपर एच और नीचे एच, तो अब मेरे ख्याल से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। लो भाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। इधर बात कर लेते हैं। इधर सेंटर पॉइंट से ये तो ठीक था लेकिन ये ठीक नहीं था, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। इसकी बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो अपन कहेंगे इसमें भी नहीं होगा। रीजन बी आर आ गया। भाई ये तो था, ये भी था, लेकिन बी आर आ गया, इसलिए नहीं। एच की बात करेंगे तो इधर ये है, इधर भी अपन को ये दिख रहा है साफ साफ, और इधर भी दिख रहा है साफ साफ, तो एच में भी, तो अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आ सकते हैं। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में अपन को मॉलिक्यूल के सेंटर पॉइंट से ये चेक करना होता है कि वो सिमेट्रिक दिखना चाहिए सभी डायरेक्शन। अब अपन कर सकते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो अपन एक्सेस ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से अपन एक्सेस ऑफ सिमेट्री शुरू करेंगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं। हाँ।